अतिथि हैं भाई अमित लाठिया। ये दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। ये कई वर्षों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही रुचि रखते हैं। इसके अलावा ये गांव में समय समय पर सफाई अभियान का भी आयोजन करवाते हैं। तो मैं एक बार भाई अमित लाठिया से भी अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच आएं और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारत माता की, इनकलाब, गाम राम की, गाम राम की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पिता तुल्य जो बुजुर्ग विद्यमान है उनको प्रणाम करता हूँ। और ज्यादा तो कुछ बोलना आता नहीं है, जो कुछ भी सीखा है यहीं से सीखा है, तो आप ही को दे देंगे। कोई गलती हो तो माफ कर देना। जैसे भूपी भाई ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया है गांव में, ये एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे आगे चलकर। आप साथियों को बताना चाहता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि गांधी विचारधारा या भगत सिंह की विचारधारा, क्या कभी आपने सुना है कि भगत सिंह की विचारधारा पर चला, गांधी जी की विचारधारा पर चले? ये महापुरुष होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और पूरा भरोसा है, जिस तरीके से इस गांव के युवाओं ने और जिसकी लीडरशिप भूपी भाई ने करी है, ये भी आगे चल के एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और कोई भी अखाड़े में जाएगा तो सबसे पहले यही कहेगा कि वे भूपी की देन है। ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम नारा लेते हैं इनकलाब जिंदाबाद। हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि इनकलाब जिंदाबाद होता क्या है और ये नारा दिया किसने था और इसको साक्षात्कार स्वीकार किसने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि क्रांति अमर है और क्रांति चलती रहेगी। क्रांति का मतलब ये नहीं होता है कि हमें आजादी के लिए क्रांति लड़नी है। क्रांति का मतलब है नशे के खिलाफ क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति, स्वास्थ्य के लिए क्रांति। किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है तो वो अपने आप में क्रांति है, और वही व्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद बोलने का हकदार है। तो भूपी भाई ने भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे को साक्षात्कार रूप दिया है। और उसकी असली पावर जो है, नाम सिर्फ, मैं माफी चाहता हूं कि मैं बार बार भूपी भाई का नाम ले रहा हूं, लेकिन एक कामयाब इंसान के पीछे न जाने कितने इंसानों की मेहनत होती है। आप भी अपने आप को, जब मैं बार बार भूपी का नाम ले रहा हूं या कोई भी हमारे गणमान्य व्यक्ति ले रहे हैं, तो आप अपने आप को ये मानना कि मैं भी भूपी हूं। तो इसीलिए आज जितने भी यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं, और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं अपने छोटे भाइयों को, ये भी एक सहन शक्ति होती है। जैसे बारी बारी में जिसका अपने वक्तव्य रखने का टाइम आता है वो अपने वक्तव्य रख रहा है। कुछ बच्चों को या हमारे बुजुर्गों को ये हो रहा है कि बहुत लंबा खींच गया ये भी एक सहन शक्ति होती है। जिस बंदे के अंदर सहन शक्ति नहीं है वो कभी क्रांतिकारी बन नहीं सकता। और इस प्रांगण को आप छोटा प्रांगण मत समझना। राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े सम्मेलन करती हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक आती है, उनमें कोई फर्क नहीं होता। अगर मैं महान क्रांतिकारी का नाम लूं, चंद्रशेखर आजाद जी का, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बंद कमरे के अंदर कुछ क्रांतिकारी साथियों को जोड़ा था। उसने भीड़ इकट्ठी नहीं की थी। 3 ऐसे क्रांतिकारी उन्होंने जोड़े कि आज उनका नाम लेते हुए हमारी रूह खड़ी हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद जी एक थे और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों की टोली बना के खड़ी कर दी। तो आप अपने आप को कोई भी साथी अकेला या कम ना समझे। अगर जिस तरीके से भूपी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरह कार्य कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये होती है भी, तन, मन और धन, 3 तरीके से मदद होती है। कोई तन से मदद करता है, कोई मन से मदद करता है, कोई धन से मदद करता है। और मैं तो ये कहता हूं धन तो आ जाएगा अगर आपका तन और मन यहां नहीं है। जैसे मैं अपने छोटे भाइयों को कहता हूं कि बेटा जब प्रैक्टिस करो ना, तो ये मत सोचना कि हमारे पास धन है या नहीं है, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स में मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं 400 मीटर का। देवेंद्र भाई मेरे सीनियर थे और हमारी बहन तो इंटरनेशनल है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हो, आपको
ग्लूकोज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो अभाव में ही प्रभाव छोड़ा जाता है। अभाव ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे आपके सामने अभी कोरोना जैसी महामारी आई तो कितना आविष्कार हुआ, टेक्नोलॉजी कितनी आई हुई। क्या अगर कोरोना नहीं आता क्या हम टेक्नोलॉजी को समझ पाते? जो आज बच्चे फोन से शिक्षा ले रहे हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वो 5 फुट का बच्चा जब था, अगर 10वीं में अच्छे मार्क्स लेता तो आज हो सकता था ये IPS हो जाता। लेकिन आज क्रिकेट का भगवान, क्योंकि उसको भी अभाव था, किस चीज का अभाव था? शिक्षा का अभाव था, लेकिन उसने एक फील्ड को चुना। अगर दूसरा मैं आपको उदाहरण दूं, एक खुली जुल्फों वाला, अगर NDA का एग्जाम देते हुए वो लेफ्टिनेंट लग जाता तो आज हमारे पास मिसाइल मैन दिवंगत अब्दुल कलाम आजाद जी नहीं होते। एक NDA लगने के बाद वो एक सेना के बैठ तक पहुंच जाते, लेकिन अभाव में उसके पास पैसे नहीं थे। अपनी बहन, जो उनकी शादीशुदा बहन थी, उसके सोने के कंगन बेच के NDA का एग्जाम देने के लिए जाते हैं खुली जुल्फों वाला वो नौजवान लड़का। और NDA की परीक्षा में उसको पता था कि मैं 101% कामयाब होऊंगा। परीक्षा पास करी, इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो फेल हो गई। फेल होने के बाद उनके मन में आत्महत्या करने का एक विचार आया और हरिद्वार के पास वो जाके एक पहाड़ी पे खड़े हुए थे और उस पहाड़ी से सुसाइड करने की सोची। तो मैं आपका ध्यान इन महापुरुषों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो आपको भगवा रूप में और सफेद कपड़ों में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, सुख सुविधाओं का त्याग किया है, जो आज हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से उस खुली जुल्फों वाले लड़के को APJ अब्दुल कलाम आजाद जी को एक आचार्य मिले थे और आचार्य ने उनको देखा कि एक नौजवान लड़का कभी पहाड़ी के इस तरफ जा रहा है, कभी पहाड़ी के उस तरफ जा रहा है, तो कोई ना कोई शंका है। और उस शंका के चलते उन्होंने उसको बुलाया और अपने गुरुकुल में लेके गए, जो आचार्य के गुरुकुल थे। तो उन्होंने कहा बेटा खा पी यहां रहे और सुबह चले जाना। तो उसे पूछा भाई तू क्या कर रहा है? बोले मैं तो सुसाइड करने की इसलिए सोच रखा है। बोला क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन के कंगन बेच के आया था, शादीशुदा थी, वापस जाऊंगा तो समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जब उन आचार्य ने उनको कहा था कि भगवान ने आपको एक किसी विशेष कार्य के लिए चुना है और सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, आपकी बहन को और ज्यादा समाज ताने देगा कि तूने कंगन दिए थे, तेरी वजह से बच्चा मरा है। और देखो APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, अगर हम धर्म पे लड़ते हैं तो कोई उदाहरण देता तो सबसे पहले कहते हैं APJ अब्दुल कलाम को याद करो। तो ये जो विफलताएं होती हैं या अभाव होता है जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इसी चीज को आपको सीखना है। कोई भी आचार्य, कोई भी बाल ब्रह्मचारी आपके सामने आता है तो आपको नतमस्तक होना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारी बहन बैठी है, हुड्डा बहन बैठी है, ये आपको समय समय पर जो रास्ता आपको 10 साल में तय करना है ना, अगर इनका मार्गदर्शन रहा तो आप 1 साल में तय कर जाओगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भुप्पी भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया, पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो तन मन और धन से भुप्पी का साथ देना, जरूरी नहीं कि आप पैसों से इसका साथ दो। कहीं 4 जगह बैठे हुए हो तो कम से कम अपने मन से यार इसकी तारीफ तो कर देना, इसके कार्यों की तारीफ तो कर देना। अगर किसी का मन भी विचलित रहता है तो यहां आ जाना, भाई यहां काम कर लेना, कस्सी से काम कर लेना, तन से काम हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि विफलता से घबराना नहीं है, अभाव में ही प्रभाव छोड़े जाते हैं। मैंने आपको सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया, APJ अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दिया। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो आपको जीवन में आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। मैंने चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिया, मैंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम लिया। वो 3-4 ही तो थे, कोई दूसरा भगत सिंह आज तक पैदा हुआ है बच्चों? कोई चंद्रशेखर पैदा हुआ है? तो आप में हर किसी में अगर भुप्पी भाई को चंद्रशेखर आजाद मानो तो अपने आप को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जरूर मान लेना। और क्रांति करोगे तो ये ना त्याग करना पड़ेगा। जैसे आज फोन है, एंड्रॉइड फोन है, हम इसको देखते हैं, इस फोन ने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। एक तो मैं माताओं से कहना चाहता हूं और खासकर अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि इस फोन जैसे जहर को अपने घर से निकाल दो। एक क्योंकि बातें बहुत कही हैं, मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रहा भाई। वो कहते हैं ना कि आगे आगे बड़े चलते हैं, पीछे पीछे छोटा चलता है। मेरे आगे मेरे बड़े भाई पवनो लैंड चले, देवेंद्र सूरा चले, इन्होंने रास्ता तो साफ ही कर दिया। मेरा तो काम का नाम हो रहा है, मैं तो इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। जो
ईंट कंकर रोड यार यही हटाते जा रहे, मैं पीछे पीछे चल। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 2 ऐसे बड़े भाई मिले। अब बात सिर्फ लेक्चर की नहीं है, अब बात है जो ओरिजिनल बात है, संस्कारों की बात है, उस चीज के ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए। माफी चाहता हूं कि 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन पहले ही माफी मांग रहा हूं। किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है भाई। इस फोन को मैं अपनी माताओं को कहना चाहता हूं कि इस फोन को निकाल दो, क्योंकि मैं अपने बारे में छोटा मोटा कार्य ही कर रहा हूं। जैसे मैं हर साल 25 से 27 बच्चों को अडॉप्ट करता हूं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जिसके माँ बाप नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको देता हूं जिसके माँ बाप नहीं है। सेकंड उसको देता हूं जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। तीसरा उनको देता हूं जो छोटे जमींदार हैं, क्योंकि ये पैसा नहीं लगा पाते। कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो 18-18 हजार रुपए, 19-19 हजार रुपए। और जो आज हमारी यंग जनरेशन, खासकर लड़के और लड़कियां जो कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, ये तो आपको अच्छा सौभाग्य मिल गया कि ऐसा प्रांगण मिल गया। वरना बच्चे यहाँ से जब बस में ट्रेवल करके जाते हैं और वापस आते हैं तो अपने कैरेक्टर के ऊपर दाग लेके आते हैं बहुत सारे बच्चे। और उसका मेन रोल अगर आप जड़ तक जाओगे ना तो फोन है। हम क्या है, हम अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, बच्चे का पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, हम भी फोन में लग रहे हैं, बच्चा भी फोन में लग रहा है। ये एक जहर है। जिस तरीके से भाई ने बताया ना कि पर्यावरण को स्वस्थ बनाना है तो इस केमिकल का प्रयोग नहीं करना, तो इसी तरीके से अगर अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं, रीतिका हुड्डा बनानी है, भगत सिंह बनाना है, देवेंद्र सूरा बनाना है, पवनो लहन बनाना है, भूपी बनाना है, तो सबसे पहला काम ये कर दो कि अपने बच्चों के फोन हिस्ट्री पर ध्यान रखना शुरू कर दो। मैंने भी ये कार्य करते हुए अब तक मैं 250 बच्चों को अडॉप्ट कर चुका हूं। मैं तो क्या कर चुका हूं, परमात्मा ने करवा दिया है। उनमें से 135 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं। और ये भी भाई हमने हवाओं में ही सीखा था कि हमारे पास शूज तक नहीं थे रेस लगाने के लिए। मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, हमारे में थोड़ा होता है, थोड़ा दबंग है टाइप का। कोई ऐसा मत मानना कि कास्टमिज्म की बात कर रहे हैं। मैंने खुद 3 महीने चाय की दुकान पर काम करना है। ये इसकी तुलना मोदी से भी मत कर लेना, तो महान इंसान है। कभी कह देते, आजकल कोई कहता है ना अपने बारे में कि चाय की दुकान में करने वाला ये और मोदी आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई ने कबाड़ी की गाड़ी चलाई थी तो उसमें मैंने देखा कि क्या बच्चे क्या स्ट्रगल करते हैं। भाई आपके पास ना अगर हजारों लाखों रुपये है ना, और अपने आप पड़ोस में अपने भाई के लड़के को या भाई की लड़की को एजुकेशन नहीं दे रहे ना, उसकी मदद नहीं कर रहे, तो आप अमीर नहीं हो, आप इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। कोई आपका बैंक बैलेंस चेक नहीं करेगा। मैं आज कहता हूं कि एक बार ना अपने मन में, एक बार आज यहां उठने से पहले एक बार अपने मन में ये देखना कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और आपका भाई, आपकी बहन का लड़का, आपके बुआ का लड़का वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है। उस बैंक का कोई फायदा नहीं है। अगर यह करोड़ों रुपये गांव में हैं, लाखों रुपये हैं, अगर यहाँ इस प्रांगण में किसी ने मदद नहीं करी ना धन से, तो वो अमीर नहीं है भाई, वो गरीब है। अगर यहाँ कोई 11 रुपये का दान करता है ना, तो बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे, मैं अपने छोटे भाइयों को कहना चाहता हूँ, बेटा ये भला जो होता है कि भला करो, इस भले का उल्टा करके देखो आप क्या होता है। बहला भला, आप उल्टा करोगे तो क्या हो गया। आप लाभ चाहते हो या हानि चाहते हो। लाभ चाहते हो तो लाभ चाहने के बाद पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भला करना पड़ेगा। तो आप किसी दूसरे का भला नहीं कर रहे हो, आप स्वयं का भला कर रहे हो। और भला का मतलब होता है लाभ। और एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं बेटा, थोड़ा लंबा टाइम हो गया है। जैसे आपने छोटे हाथी को देखा है कभी। छोटे से हाथी को बड़ी बड़ी चैनों से बांध दिया जाता है और वो तोड़ने का बहुत प्रयास करता है। जितनी उसमें पावर होती है उतनी पावर का प्रयोग करता है, लेकिन किस चैन से बंधा होता है, बड़ी चैन से बंधा होता है, तोड़ नहीं पाता। कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उस बड़ा विशाल हाथी हो जाता है, उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी मानसिकता ही ऐसी बना दी कि तू इसको तोड़ ही नहीं सकता। चैन से बंधा हुआ और मोटी चैन से बंधा हुआ हूं, अगर वो बड़ा हाथी होने के बाद एक छोटा झटका लगा देना तो चैन क्या पेड़ भी पाट जाए, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी बना दी। तो आप अपनी मानसिकता जात पात में मत डालना कि ये कौन सी जात का, ये कौन सी बरादरी का है। अपने मन में ये भी नहीं डालना कि मैं नहीं कर सकता। अगर आपके सामने रीति का हुड्डा बहन बैठी है, ये कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर भूपी भाई त्याग करके इस प्रांगण में युवाओं को जोड़ सकता है, गांव के बुजुर्गों को जोड़ सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। भूपी ने आधा रास्ता तो तय कर दिया, जैसे भूपेंद्र ने और देवेंद्र भाई ने और पवन और ललन मेरे लिए आधा रास्ता तय कर दिया। और देशभक्ति की भावना बेटा सिर्फ
बॉर्डर पे गोली खाकर या हमारे की तरह पर सारा पैसा बच्चों पे लगा के नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। देशभक्ति कहां से शुरू हो सकती है, जो मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं बाड़ा हिंदुराव में पोस्टेड था और जैसे देवेंद्र भाई से और पवन भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखने की कोशिश भी कर रहा हूं। जैसे मैं बाड़ा हिंदुराव थाने में पोस्टेड था और मैं यूनिफॉर्म में होता था, तो मैं जब थाने से अपनी ड्यूटी पॉइंट के लिए निकलता था ना, तो मैं अपनी माताओं को कहना चाहता हूं कि जब मैं निकलता था तो रास्ते में जितनी भी मेरे को कील चोबे मिलते थे ना, तो मैं उनको उठा लेता था। और वर्दी में यूनिफॉर्म में जब आदमी झुकता है तो जो मेरे सीनियर ऑफिसर थे ना, एक सब इंस्पेक्टर थे रोहतक से, जब मैं उनको उठाता था मैं अपनी पॉकेट में डाल लेता था और फिर डस्टबिन में जाके डाल देता था। मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी जो नौकरी लगी थी, यंग उम्र है हमारी, तो मेरे को सब इंस्पेक्टर ये कहता था कि ये साला पागल हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत होती है कि मजाक में भी गालियां दे देते हैं। तो मेरे को उस लड़की ने बताया, रीना नाम की लड़की थी, बोले सर आपके बारे में ये ऐसी तरीके से करे। मैं कोई नहीं, हमारे रियाणे मैं खासकर रोहतक सोनीपत में तो प्यार में भी चल जाती हैं चीजें, लेकिन बोला सर आप बंदे लगते हो जब आप झुकते हो और क्या उठाते हो। मैंने उसको जेब से निकाल के मैंने उसको कील दी, मैं ये उठाता हूँ। बोले ये आपका काम थोड़ी है, और किसका काम है ये। तो उस भाषा को वहां समझे नहीं, मुझे गिल्टी का मैं सामना करना पड़ा। लेकिन भाई क्रांतिकारी जो विचारधारा पे चलते हैं उनको प्रसाद ना मिलता। अगर आप उसमें सोचोगे क्रांतिकारी विचारधारा चलोगे और तुम्हारे को चॉकलेट दे देगा, तो ऐसी बातें मत मानना। मैं वो करता रहा, मैं उसका फिर रिजल्ट बताता हूं क्या हुआ। वो सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद उसकी पुत्र वधू को बच्चा होने को था, तो रोहतक एडमिट थी वो। तो डॉक्टरों ने कह दिया भाई, वो डॉक्टर बताते हैं और नाड़ में लिपटा हुआ है, बच्चा पानी खत्म हो गया, ऐसे हो गया, तो दिल्ली ले जाओ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एम्बुलेंस करी और एम्बुलेंस करके जब डी पार्क से वो निकल लिया, दिल्ली वाले रोड पे चढ़े, तो उनकी एम्बुलेंस में पंचर हो गया। और पंचर होने के बाद जब उस आदमी को महसूस हुआ कि ये लड़का जब वो काम करता था, जब नहीं बताया तो इसको पागल कहता था और ये अपने उस रास्ते से हटा नहीं, उसने तुरंत मेरे पास फोन करा सब इंस्पेक्टर ने। और सब इंस्पेक्टर ने फोन करके मेरे को कहा कि बेटा जो तू काम आज से 6 साल पहले करा करता, मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बैठा था और तेरे को ये कहता था ना कि ये साला पागल हो रहा है। आज मुझे रियलाइज पड़ा कि वह एक छोटी सी कील कितना बड़ा नुकसान उठा सकती है। और जब भी उस टायर में पंचर हुआ तो मुझे और कोई याद नहीं आया, मुझे तू याद आया और तेरे को जो मैंने अब शब्द बोल रहे थे वो याद आए। तो बेटा देशभक्ति कोई बॉर्डर पे जाके गोली खाने से नहीं आएगी। अगर आप वहां से घर से चलते हो तो अपनी नजरें, कहते हैं ना कि जोश तो आसमान को छू के रखना चाहिए, लेकिन नजरें आपकी नीचे होनी चाहिए। वो एक कील न जाने कितनों का भविष्य बचा देगी। और वहां से उस जच्चा बच्चा का जो बचे, और उन्होंने बताया और ये बता मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेटा देशभक्ति का कार्य करो, को जरूरी नहीं है कि भाई आप सब कुछ कुर्बान करो, सिर्फ अपनी नजरें सामने रखना। और इन लंबी स्पीच होगी, मेरी भाषण हो गया, तो मैं अब विराम चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तन मन धन इनमें से चाहे कोई एक भी चीज के साथ अपने भूपी भाई के साथ खड़े हो जाओ, तो इस गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने से कोई नहीं बचा सकता। जय हिंद, जय भारत।